हम लोगों ने गांधी एरा में अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ ली है? हाँ भैया, गांधी एरा चल रहा है। गांधी जी को इतने जमाने लग गए इस एरा को कंप्लीट करने में, तुम एक हफ्ते नहीं पढ़ सकते? हाँ, और ये मैंने बार बार जैसे कहा है कि बोर्ड के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी एरा। हाँ, अब यहाँ पे मैंने जो जो चीज़ें आपको पढ़ा दी, चंपारण पढ़ा दिया है, मिल वर्कर पढ़ा दिया, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी पढ़ा दिया शायद। नॉन कॉपरेशन कब होता है? चंपारण 18, मिल वर्कर 19 में नहीं, अभी यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट पढ़े, खिलाफत और ये वाला मैंने आपको कल लास्ट बताया था 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या आपने बताया था कि हमें कॉपरेट नहीं करना है, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। गांधी जी ने क्या दिमाग लगाया? खिलाफत मूवमेंट को कन्वर्ट कर दिया किस मूवमेंट में? नॉन कॉपरेशन। क्योंकि खिलाफत मूवमेंट का जो मकसद था, एम था, वो सिर्फ किसके लिए था? मस्जिदों के लिए था। या मैंने जैसे कल आपको बताया शौकत अली मोहम्मद अली मुस्लिम थे, तो उनका जो एम था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कान में ये आवाज़ चली जाए कि इंडिया में भी ऐसे मुसलमान हैं जो अगेंस्ट ब्रिटिश की आवाज़ उठा सकते हैं, वो जो ऑटोमन एम्पायर के साथ उसने किया था। 1919 में ऑटोमन एम्पायर के साथ एक ट्रेडी साइन हुई ना, वर्सराइल ट्रेडी, जिसमें ये तय हुआ कि ऑटोमन एम्पायर की आधे से ज़्यादा ज़मीनें ब्रिटिशर्स ले लेंगे, तो उसमें मस्जिदें भी चली गई बहुत सी। तो ये तय किया गया कि इंडिया जो है वो इंग्लैंड की कॉलोनी है, तो इंडिया में भी एक मूवमेंट चलाया जाना चाहिए। तो शौकत अली मोहम्मद अली, बाद में इसकी लीडरशिप निभाई गांधी जी। ठीक, आगे हम देखते हैं कि ये मूवमेंट को गांधी जी कन्वर्ट करते हैं 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि 1919 के मूवमेंट में सिर्फ मुसलमान जुड़ते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमें आज़ादी सिर्फ मुसलमान तो नहीं दिला सकते या सिर्फ हिंदू नहीं दिला सकते, हमें आज़ादी इंडियंस दिलाएं, जो भारतवासी होंगे वही हमें आज़ादी दिलाएंगे। तो उन्होंने तय किया कि सबको एक कैसे करें, कोई ऐसा मूवमेंट, पहले उन्होंने कहा कुछ ऐसा मूवमेंट चलाते हैं जिसमें सब एक। तो उन्होंने कहा कि हम एक नॉन कॉपरेशन, देखो बहुत सही पॉइंट पे चोट की थी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना कि अगर कोई बाहर से आया है तो उसके नंबर्स कम, हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो हम पे अगर रूल कर रहा है तो हम ही उसको कहीं ना कहीं कॉपरेट कर रहे हैं, यानी हम उसका साथ दे रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट जॉब, कौन थे उनमें? इंडियंस ही थे, इंडिया के लोग थे। तो जो इंडिया के लोग उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे थे, तभी तो गवर्नमेंट चल रही थी। तो गांधी जी ने कहा क्या करो, सब छोड़ दो। तो मैंने आपको बताया था ना कल, बहुत बड़े बड़े नाम मैंने आपको बताया था, बताइए जरा। डॉक्टर जैसे मैंने आपको कहा था मुंशी प्रेमचंद और मोतीलाल नेहरू, ठीक, राजेंद्र प्रसाद। एक चीज याद रखो, 1919 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे, सबसे बड़ा नाम थे मोतीलाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे, ठीक है, क्लियर। बड़ा नाम क्या थे? मोतीलाल नेहरू, क्लियर, समझ में आ गया। उन्हीं के फादर थे, लेकिन यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की इतनी वकालत वगैरह उस टाइम पे नहीं चली थी, या बहुत यंगेस्ट थे, इस वजह से कहा जा सकता है। तो ये बड़े बड़े नाम जिन्होंने उस टाइम पे अपनी अपनी क्या कर दी, जॉब छोड़ दी, और आगे चल के आप जानते हो कि ये नाम इंडियन पॉलिटिक्स में कितने बड़े और फेमस हैं। ठीक, अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस कैसे लिया। 1922। अब ये क्या प्रॉब्लम है, ये चौरी चौरा कांड क्या है? चौरी चौरा ये पुलिस स्टेशन था बेटा, या मैं कहूँ पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन, ठीक, पुलिस स्टेशन था। इसमें तकरीबन 22 से 27 पुलिस वाले थे उस टाइम। एक्चुअल में क्या हुआ, ये मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये 2 साल तक सक्सेसफुल चला। ये फेब की बात है, चौरी चौरा का जो कांड है कब का है? फेब 1922, ठीक।
तो क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा था, गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे नाम कटवा रहे थे, गवर्नमेंट जॉब पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फरवरी में क्या हुआ कि चौरी चौरा नाम की एक जगह पे, नॉर्मल जैसे मैंने कहा चौक वगैरह मार्केट होती है, वहाँ पे कुछ लोग मार्च कर रहे हैं, मार्च यानी रैली, एकदम नॉन वायलेंस रैली थी। गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बहुत से खाने की चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ा दिए थे इंडियंस के। तो वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मैं ये नहीं कह सकती कोई हथियार लेके नहीं निकले, वो नॉर्मल एक रैली करते हुए जिसमें उन्होंने कुछ स्लोगन वगैरह पढ़े वो निकाल, पुलिस वालों ने उनको उठा के जेल में डाल दिया। अब वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी उसको गुस्सा आया, वो वहाँ गई, पुलिस वालों से कहा कि उनको छोड़ दीजिए। पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा, तो जो हवाई फायरिंग होती है ना वो कर दी, जिसकी वजह से 2-3 लोगों को गोलियां लग गई। जो आम पब्लिक थी, जो वहाँ की लोकल पब्लिक थी, उसमें से 2-3 लोगों को गोलियां लग गई और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजर्ड हो। अब कंडीशन ये बनती है वहाँ पे कि वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि एक तो हम नॉन वायलेंस कर रहे थे, हमने कुछ वायलेंस नहीं किया, और ऊपर से आपने हवाई फायरिंग की, हमारे 2-3 लोग घायल हो गए, इंजर्ड हो गए, तो इसलिए अब हमें क्या लेना है, बदला लेना है। तो वो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन चौकी रहती है उसमें अटैक करते हैं, अपने लोग जो वहाँ पे अरेस्ट रहते हैं उनको छुड़ा लेते हैं और बाकी पुलिस वालों को अंदर जबरदस्ती बंद करके आग लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, सारे के सारे पुलिस वाले जिंदा जल के मर जाते हैं। तो ये बात जब गांधी जी, पहली बात तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि मेन लीडर कौन रहता है इस मूवमेंट का, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। तो गांधी जी क्या करते, इस केस के होने के बाद इस मूवमेंट को वापस ले लेते, क्योंकि गांधी जी के तुम जितने भी मूवमेंट पढ़ो उसमें कहीं भी वायलेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अगर अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद कराना चाहते हैं तो आपको वायलेंस नहीं करना, बल्कि आपको नॉन वायलेंस तरीके से मजबूती से अपनी बात रखनी है। अगर तुम किसी से, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें किसी से फ्रीडम चाहिए या अपना राइट चाहिए तो जाके उसे बस पीटने लगो, तो आसपास वाले भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे कि क्या बेवकूफ़ी, पहले अपनी बात तो रखो, अपनी बात तो कहो, क्यों सर जाके तुम मारने पीटने लगे। तो गांधी जी की यही थिंकिंग थी, उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें गवर्नमेंट से पहले बात करनी चाहिए, हमें मार्च निकालनी चाहिए, हमें मूवमेंट चलाने चाहिए, हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो यही था ना कि हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने तय किया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफ़ी चलेगा, सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन 1922 चौरी चौरा कांड की वजह से इस मूवमेंट को वापस ले गए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, 1927 नवंबर, 1927 नवंबर सर जॉन साइमन, क्या नाम लिखा मैंने, सर जॉन। 1927 नवंबर सर जॉन साइमन में 7 मेंबर, कितने, 7 मेंबर्स का एक कमीशन बना। क्या बना, कमीशन बना। 1927 नवंबर में सर जॉन साइमन उसके हेड थे, उनके अंडर में 7 मेंबर्स का एक कमीशन बना। कहाँ पे, इंग्लैंड में। कहाँ पे बना, 2 कॉन्सेप्ट है इसमें। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ोगे, अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साइमन कमीशन कब बना, तब आप लिखोगे 1927। अगर क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928, तब आप लिखोगे 1928 फेब, 3 फेब 1928। समझ में आया? मैंने क्या कहा आपसे, साइमन कमीशन कब बना है, इंग्लैंड में 1927 नवंबर। हेड कौन थे, सर जॉन साइमन, 7 मेंबर्स थे, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन इंडिया कब आया, तो 3 फेब 1928। क्लियर? हेड कौन थे, एक चीज याद रखो, जब भी कोई कमीशन बनता है तो जो भी उसका हेड होता है उसी के नाम पे उस कमीशन का नाम रखा जाता है। जैसे मैं कहूँ हंटर कमेटी बनी थी तो हंटर उसमें मेन थे, ठीक। कोठारी आयोग बना, या जितने भी कमेटीज बनती है या आयोग बनते हैं तो जो उसका हेड होता है
उसी के नाम पे उस आयोग का नाम या उस कमीशन का नाम रखा जाता है। ठीक, तो ये कमीशन बना। अब एक चीज याद रखो, इंडिया में इस कमीशन को क्या नाम दिया गया? गोरा कमीशन। क्यों नाम दिया गया गोरा कमीशन भाई? क्योंकि इसमें जो 7 मेंबर्स थे ना, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सब कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो इंडिया में जब ये कमीशन आया तो इसको नाम दिया गया गोरा कमीशन। हाँ, गोरा कमीशन, यानी इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इंडिया में इस कमीशन के आने के बाद इसे नारे दिए गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये स्लोगन था उस टाइम का। जो भी लोगों ने मार्च निकाले उसमें ये स्लोगन पढ़ा जाता था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ये क्यों आया इंडिया? ये जो कमीशन हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में क्या था बेटा कि साइमन कमीशन इसलिए इंडिया भेजा, इंग्लैंड में बन के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए इसको इंडिया बुलाया कि यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए, हाँ ब्रिटिशर्स ने किए, गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया, उस पर एक एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमीशन इंडिया आया। ये कमीशन इंडिया क्यों आया था? कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस हुए कहाँ पे? इंडिया में उसका एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बना के कि इससे इंडिया के लोगों पे क्या इफेक्ट हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट हुआ, इन सब का एनालिसिस किया गया और रिपोर्ट बनाने के लिए 7 मेंबर्स को इंडिया भेजा गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अभी मैं कहूँ कि मैं क्लास 10th की प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ या मैं क्लास 12th की प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ, तो उस जो वो मीटिंग में बनाऊंगी उसमें क्या मैं 10th और 12th के बच्चों से नहीं पूछूंगी? अगर प्रॉब्लम 10th और 12th की है तो सबसे अच्छे से कौन बता पाएगा? 10th और 12th के स्टूडेंट बता पाएंगे या 6 और 7 के बता पाएंगे? क्योंकि उसी क्लास की प्रॉब्लम है ना। तो अगर इंडिया का एनालिसिस करना था आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इंडियंस को शामिल होना चाहिए था। ये तो द बेसिक सेंस है कि अगर इंडियंस की बात हो रही है तो उसमें क्यों कोई भी एक इंडियन? इसका मतलब कि आपने बस एक, जिसे कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपने भर दी जगह की, मैंने बता दिया कि भाई कमीशन बना जो गया और एनालिसिस किया, वो एनालिसिस चाहे जैसा भी, उसमें चाहे इंडियंस की बात हो या ना हो, यानी उनके प्लस पॉइंट रखे जाए या ना रखे जाए, बस आयोग बन गया, कमीशन बन गया, तो एक नाम हो गया कि हाँ बस मैंने कमीशन बना के भारत भेज दिया। ठीक है, इसी में आप देखते हो साइमन कमीशन, एक नाम बहुत हिस्ट्री फेमस है, लाला लाजपत राय, सुना होगा? हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे। इसी साइमन कमीशन में उन्होंने कई सारे मार्च निकाले थे और उनके सर पे जब पुलिस, ये रॉलेट एक्ट वाला टाइम पीरियड है, सब रॉलेट एक्ट, अभी 1919 वाला जो रॉलेट एक्ट है वो चल रहा है, 1931 में वापस होता है, तो रॉलेट एक्ट के तहत सबको उठा के क्या किया जा रहा था? जेल में डाल दिया जा रहा था जो भी मार्च में शामिल हो रहे थे। तो लाला लाजपत राय को बहुत ज़्यादा चोट लगती है, मतलब उनको मारा जाता है, तो उनके सर पे जैसे कह सकते हो बहुत सीरियस इंजरी होती है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जिसके बाद फिर से एक लाला लाजपत राय एक बहुत बड़ा नाम था, ठीक, अपने टाइम में। तो इतने बड़े लीडर की डेथ होने के बाद एक, जिसे कह सकते हो फिर से फ्लो आ जाना इंडियन पॉलिटिक्स में, वही देखने को मिलता है। लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है और भगत सिंह उनके साथ रहते, वही कहते हैं कि बाद में हम जाके इस चीज़ का बदला लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया साइमन कमीशन इंडिया क्यों आया, कब आया और कब बना? कब बना? 1928। कब बना बेटा? 19 नवंबर 1927। इंडिया कब आया? 1928। ये चीज एकदम अपने दिमाग में क्लियर रखना। कोई अगर पूछता भी है तो भी तुम ये नहीं बोलोगे, अगर किसी ने पूछा साइमन कमीशन कब बना, तो आप ये नहीं बोलोगे 1928, आप बोलोगे 1927। ठीक है, जब पूछा जाता है आपसे भारत कब आया, 1928। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया ना? मैंने आपको बताया साइमन कमीशन इंडिया आया 1928 में। हाँ, इंडिया कब आया साइमन कमीशन? 3 फरवरी 1928। लेकिन साइमन कमीशन बना कब? 1927 नवंबर में। हेड कौन थे? सर जॉन साइमन। मेंबर्स कितने थे? 7। एक चीज और, ये बना कहाँ पे? इंग्लैंड में बना था। और क्यों बना?
कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस हुए कहाँ पे, इंडिया में, या मैं कहूँ जो रॉलेट एक्ट को लेके ये एक एनालिसिस करने आया था इंडिया में। इसे गोरा कमीशन किसने नाम दिया, इंडियंस ने। क्यों दिया, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि 1928 वाला तो केस हो गया साइमन कमीशन का। अब क्या होता है 1930 सॉल्ट मार्च। सॉल्ट आपको पता है बेसिक चीज है हमारे लिए। खाने में अगर सॉल्ट ना हो तो चाहे जितना टेस्टी खाना हो, खाने मजेदार नहीं होता ना, मजा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता बिना सॉल्ट। ठीक, तो ब्रिटिशर्स ने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे टारगेट सॉल्ट। इसमें उन्होंने 3 कंडीशंस रखी। कितनी कंडीशंस रखी, 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या थी, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा। किस पे, सॉल्ट। सॉल्ट पे क्या हो गया, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा। दूसरी चीज, सॉल्ट स्टोर नहीं कर सकते। कौन, इंडियंस। यहाँ पे सारी प्रॉब्लम इंडियंस के साथ है। तीसरी, अब अगर मैं कहूँ कि आप बना ही नहीं सकते, जब आप बना नहीं सकते तो आप स्टोर भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स हाई कर दिया। क्या किए, टैक्स हाई कर दिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना आप यानी ना आप बना सकते हो। मैं इंडियंस की बात कर रही हूँ, ब्रिटिशर्स की नहीं। बाहर से तो सॉल्ट मतलब इंडिया का ही जो वेट आप बना नहीं सकते। ठीक, नॉट वेट, आप बना नहीं सकते। कौन, इंडियंस। अच्छा अब बताओ कि मैम अगर हम इंडियंस बना नहीं सकते, हम स्टोर नहीं कर सकते, तो नमक कैसे हम खरीद रहे हैं, कौन बना रहा है, ब्रिटिशर्स बना रहे हैं। हमारी जमीन, हमारे समुद्र का पानी सब कुछ हमारा, और यूज करके उसे सॉल्ट में कन्वर्ट करके हम ही को हाईएस्ट टैक्स के साथ बेचा जा रहा। तो ये कंडीशन 1930, जिसे मैं कहूँ सॉल्ट लॉ। ये क्या बनाया है, ये ब्रिटिशर्स सॉल्ट लॉ लाए थे, जिसमें उन्होंने 3 कंडीशन रखी। पहली कंडीशन के इंडियंस बना नहीं सकते नमक, ठीक है। दूसरी कंडीशन, आप सॉल्ट यानी इंडियन सॉल्ट स्टोर नहीं कर सकते। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि सॉल्ट पे टैक्स हाई कर दिए गए। ये सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट ही 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट मार्च की, नमक यात्रा हिंदी में बोलते हैं, जिसे डांडी भी बोलते हैं। डांडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि डांडी नाम की जगह से ये मार्च निकली थी, इसलिए इसे नाम डांडी भी दिया जाता। क्लियर, सॉल्ट मार्च समझ में आ गया आपको क्या है और क्यों गांधी जी ने इसको निकाला था। 3 कंडीशन जो सॉल्ट लॉ के तहत इंडियंस पे लगाई गई थी, उसके लिए गांधी जी ने ये सॉल्ट मार्च किया था। इसमें उन्होंने क्या किया, हाँ वेरी गुड, उन्होंने खुद नमक बना दिया। और यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी, सॉल्ट लॉ की। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप इन तीनों में से कोई लॉ को नहीं मानते तो आप अरेस्ट कर लिए जाएंगे, सीधी सी बात है। रॉलेट एक्ट तो अलग चीज है, यहाँ पे सॉल्ट लॉ अलग आया। रॉलेट एक्ट अलग, सॉल्ट लॉ अलग। रॉलेट एक्ट के टाइप पे तो था, लेकिन उसकी तो प्रॉब्लम ये थी ना कि अगर आप कुछ भी मार्च में भी शामिल तो आपको उठा लिया जाएगा, या तो आप पूरा का पूरा लॉ ही ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो। तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम सॉल्ट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे हम सॉल्ट, क्योंकि भाई सब कुछ हमारा है और सॉल्ट एक बेसिक चीज है। आप इस पे इतना टैक्स नहीं अगर आप कोई एक्सपेंसिव चीज होती बाहर से आती, आप बना रहे होते, आप उसे लाके यहाँ पे बेचते, तो समझ में आता कि मार्केट की मोनोपोली पढ़ाया था ना 9th में। मोनोपोली मतलब किसी भी कंपनी का एकाधिकार, सिर्फ वही बना सकती, वही बेच सकती, कोई और चीज को ना बना सकता है ना बेच सकता है। ठीक,
तो यहाँ पे मैंने कहा जैसे मोनोपोली है, तो ये तो कंडीशन तब होती ना जब कोई ऐसी चीज़ होती जब आप वहाँ बना के यहाँ बेच रहे होते, इंग्लैंड से लाते हैं आप कुछ ऐसा। लेकिन आप तो यही की ज़मीन है, यही के वर्कर्स हैं, सब कुछ आप इन्हीं से यूज़ करा के इतने हायर टैक्स पे बेच रहे हो, यानी प्राइस आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। इसके साथ आप अगर इंडिया में ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। तो गांधी जी क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ को तोड़ देते हैं और 1930 में सॉल्ट मार्च निकालते हैं, साबरमती रिवर के किनारे जाकर सॉल्ट बना देते हैं, यानी पहली कंडीशन को वो ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिसके बाद से वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इसी सॉल्ट मार्च के साथ एक मूवमेंट गांधी जी चलाते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर आपकी बुक में देख, ये मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, हर 3 साल हर 2 साल में एक बार जरूर आता है। समझ में आया इस चैप्टर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, हर 3 साल 2 साल में जरूर इस बार भी आया। 90-30 क्या हुआ बेटा? हाँ, नमक यात्रा, डांडी लिखा है, डांडी। 90-30 में एक चीज और हुई, सिविल, अच्छा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या था? मैंने बताया था ना, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें ये कहा गया कि आप गवर्नमेंट से, मतलब अगर मैं कहूँ कि हमें गवर्नमेंट को बस हटा देना है, हमें इनको रूल करने यहाँ पे नहीं देना, लेकिन हमें जो मूवमेंट करना होगा पब्लिक से, ये जिसे कह सकते हो रिक्वेस्ट करना है, विनती करनी है कि भाई आप आओ, जुड़ो और अपनी बात, पूरा देश एक साथ आए और अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखो कि हमें आज़ादी चाहिए। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा है, सबसे अवज्ञा की गई कि भैया आप आइए हमारे साथ जुड़िए आज़ादी के। गांधी जी ने, ये सारे, मैं गांधी एरा पढ़ा रही हूँ तो सारे मूवमेंट किसके हैं? हाँ, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो था ये तय किया कि पीपल से मांग की गई भाई आइए आप, और इसमें पता है क्या हुआ बेटा कि सिर्फ और सिर्फ मेल ही नहीं, मैंने कहा ना कि अगर मैं बात करूँ कि इंडिया की आज़ादी में सिर्फ मुस्लिम का रोल है, ऐसा नहीं, सिर्फ हिंदू का रोल है, ऐसा भी नहीं, सारे के सारे इंडियन शामिल थे। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सिर्फ आदमियों की वजह से मिली आज़ादी, तो ऐसा भी नहीं था। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में प्रेग्नेंट विमेन्स तक जेल गई हैं, सोचो, बहुत से बच्चे जेल में पैदा हुए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो ये कोई सिर्फ ये कह देना कि आज़ादी हमें मिली तो सिर्फ मेल जेंडर की वजह से मिली, ऐसा नहीं। तो मैंने आपको बताया सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये दोनों एक साथ एक ही टाइम पे हुआ 1930। एक चीज और 1930 में हुई, पहले मुझे 1930 क्लियर कर दो, 1930 में और क्या हुआ? फर्स्ट, अच्छा कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई है, पहली हुई है 1930, दूसरी हुई है 1931, तीसरी हुई 1932। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाला इंडियन लीडर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। समझ में आया? और गांधी जी से किस में पार्टिसिपेट किए थे? 1931 में ये दिल्ली सेटलमेंट, कुछ याद आया? दिल्ली सेटलमेंट, उस टाइम लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड इरविन। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो उस टाइम भी इंडिया के लॉर्ड यानी गवर्नर कौन थे? लॉर्ड इरविन। ये चीज याद रखना कि आपको जब मैंने साइमन कमीशन पढ़ाया था बेटा, तो उसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जब साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में, उस टाइम पे गवर्नर थे लॉर्ड इरविन, ठीक है, वहां लिखा है। अच्छा सॉल्ट मार्च कब हुई? 1930। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930। सॉल्ट मार्च में हम देख सकते हैं जो 3 कंडीशंस थी कि इंडियंस बना नहीं सकते, इंडियंस स्टोर नहीं कर सकते और टैक्स बहुत ज्यादा लगाए जाएंगे। कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है? 3 हुई है, 1930, 1931, 1932। 1931 में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वापस लिया गया और ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट कहा गया, ये वापस लिया गया। ये चीज एकदम क्लियर रखना, रॉलेट एक्ट वापस कब लिया गया? 1931।
और कब लगा था 1919 वापस लिया गया 1931 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो दिल्ली सेटलमेंट होता है, तो इरविन कहते हैं कि आप क्या करिए, सिविल डिसऑर्डिनेट वापस लीजिए, तो गांधी कहते हैं आप रॉलेट एक्ट वापस लीजिए। समझ में आया? तो ये सेटलमेंट इसीलिए जाना जाता है कि गांधी जी ने कहा आप रॉलेट एक्ट वापस लीजिए, तो इरविन कहते हैं आपको क्या लेना पड़ेगा, सिविल डिसऑर्डिनेट मूवमेंट वापस लेना पड़ेगा, जो काफी सक्सेसफुल मूवमेंट था उस टाइम का। क्लियर?